उनकी आंखों के सामने डरावना दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओ माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना ये सब देखकर, राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजुओं को दबाकर कहा। राहुल पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। गीता ने थूक गटकते हुए कहा, मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो, वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अपना अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली, ये कोई माया जाल लगता है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती हैं। अर्चना के बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलाना शुरू कर दिया था। ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और डरावने जंगल का नज़ारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा मम्मी सही कह रही हैं, मैंने भी आपको कहा था, कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। राहुल, कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ ना दो इन फुजील की बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज। संग्राम सिंह गुस्से में बोला। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए, कहाँ है वो जो कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज, संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा, और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप भी हो गई। पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश कर रहे थे, पर वहाँ ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे यह कहा जा सके कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कार से कोई टकराकर गिर गया हो या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज़ भी आने लगी थी, पर उन आवाज़ों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाज़ों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं, राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाज़ों को ध्यान न देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अर्चना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था, जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए यहाँ जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज़ भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बातें करती हो। पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि राहुल, तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वही सच हो और मैं गलत।
अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो हम जरूर यहाँ से निकलकर घर पहुँच पाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। हेलो, अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? कोई है वहाँ? कोई है? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उनकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जंगल अपनी ओर बुला रहा था उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलानें उन झाड़ियों में खत्म होती है और वो हो सकता है घायल हो, बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले हैं नहीं। इतने अंधेरे में अकेले वहाँ मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी, चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ तो पापा को आवाज़ लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस व्यक्ति की मदद करना जरूरी है। प्लीज़, हमें अब तक पता नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर था या इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। राहुल सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद ही कोई इंसान उस घने काले जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरते नहीं दिखी। ना जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का जाप कर रही थी। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। ना जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब अपने चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। पापा, राहुल कहाँ गए? मुझे अब वाकई और भी डर लगने लगा है। प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज़ कुछ कीजिए। अब गीता ने लगभग रोना शुरू कर दिया था। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाएं। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह उस स्थिति को संभालने में लगे थे। पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता से गिर गए थे। उन्होंने अब जोर जोर से राहुल का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाज़ उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल था या सब कुछ संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क के नीचे उतर के उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट्स ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुए थी, जो कि ज़्यादा साफ तो नहीं था, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को देखकर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए, जैसा कहता हूँ वैसा करो। कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को ही तलाश कर रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे एक दूसरे को पकड़े हुए। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्ज़ों पर ऐसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नज़रों से भी ओझल हो चुके थे।
संग्राम सिंह आज किसी फौजी के मिशन पर नहीं बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला जंगल पूरी तरह अंधेरा पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज़ आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं आ रहे थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान न चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून में डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ में लगा हुआ था कि अब कोई मुसीबत दस्तक न दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और जैसे संग्राम सिंह के कदम रुक से गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दी। पर वह कोई और नहीं राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। बाप बेटे की जबान जैसे रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा जल्दी यहाँ से निकलिए। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। संग्राम सिंह ना कुछ कह पाए और ना ही उसने उसे कुछ कहने का मौका दिया। कुछ अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी। जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती हैं और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्दी बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हाँफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये क्या हो रहा था? वही राहुल खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो कुछ बोल ना पाया और कार के अंदर ऐसे घुसकर बैठा जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुकी थी। संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर राहुल से पूछा, बेटा ये दोनों तो यहीं खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब ना दिया, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ जैसे अंधेरा और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे। संग्राम सिंह ही अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ था, कुछ दिखाई दिया। जैसे कोई परछाई हो, जैसे कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था? संग्राम सिंह की समझ से परे था। अचानक क्यों राहुल का उन झाड़ियों से आने के बाद चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना। पर वो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर बढ़े। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आती जा रही थी और वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टार्च भी नहीं थी, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास में पहुंचने ही वाले थे, उन्हें लगा वहां कुल 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये 2 गीता और अर्चना ही हुए तो उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? संग्राम सिंह जब एकदम से पास में आए वहां सिर्फ 2 लोग थे और वो कोई और नहीं, गीता और अर्चना ही थे। संग्राम सिंह ने दोनों के पास आते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूरत से बने खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप, पता नहीं हम यहाँ कैसे आए। गीता लगभग सांस अटकाते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच में दिखाई दे रही थी। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हों। उन्हें पता ही ना हो कि वो यहाँ कैसे आ गए। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ?
कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा, गीता ने इधर उधर देखकर कहा। अरे मम्मी, हम यहाँ कैसे आए? अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीज़ों से। वो ये जान चुके थे यहाँ सब कुछ अजीब सा हो चुका है और यहाँ एक पल भी रुकना मतलब और किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या क्या गुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है? अर्चना एकदम से राहुल का हाल पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों राहुल भी डरा हुआ लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाज़ों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह डर इस तरह बढ़ रहा था कि सबके सब खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी और उसके कार के अंदर बैठते ही वहाँ पहुँचते ही तमाम सवाल करने लगी। बात क्या है राहुल? क्या हुआ है बेटा? कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी। राहुल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज़ उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डरकर भागा हो। राहुल ने सबकी तरफ एक नज़र घूरकर कहा, पापा सब बताऊंगा, आप पहले यहाँ से निकलिए जितनी जल्दी हो सके। राहुल अब चिल्लाया था जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या कोई जंगली जानवर। अर्चना, गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहाँ कोई नहीं था या उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। संग्राम सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था कि गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कैसे कार दौड़ पड़ी। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में जकड़ लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। क्या और क्यों हो रहा था? सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना आपस में भटकते भूत प्रेतों की बातें शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने तो भूत देखा ही नहीं था और ना ही ऐसा कोई वाक्य हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूत और अमावस वाला सच था या झूठ। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा क्या देख लिया था राहुल ने वहाँ जाकर उन झाड़ियों और जंगलों के पीछे जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। सड़क पर संग्राम सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड राहुल की घबराई आवाज़ से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने के पहले वाली शांति भरी हुई थी। राहुल के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर बना रखा था। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी यहाँ इस भयानक जंगल से निकल जाएंगे बेटा। हे भगवान, न जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। अर्चना राहुल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से नहीं निकलने देंगे मम्मी। राहुल ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर यह चुप्पी सबको डराने वाली लग रही थी। क्या मतलब? संग्राम सिंह ने कार चलाते हुए पूछा। संग्राम सिंह ने एक नज़र पीछे मुड़कर राहुल को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अब भी तेज गति से भाग रही कार की स्टीयरिंग पर आ गया था। मैं समझा नहीं राहुल, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतने खौफ में हो? हाँ राहुल, मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ कुछ बोलो राहुल। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर राहुल के साथ बैठी थी, राहुल के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली। लेकिन राहुल के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था। उसके होंठ अब अपने आप सिलने लगे थे, ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अब तेजी से दौड़ रही थी और संग्राम दंपत्ति अपनी बहू गीता और बेटे राहुल के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब से डर के साथ सफ़र कर रहे थे। सड़क पर अभी भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पापा, अचानक राहुल बोला। फिर अचानक से अगले ही पल वो ठहाका लगा के हंसने लगा। सब लोग परेशान थे, आखिर राहुल को क्या हो गया है और वो ऐसे क्यों हंस रहा है। अर्चना ने संग्राम सिंह को गाड़ी रोकने को कहा, पर राहुल अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी और पत्नी और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ बेटा। संग्राम सिंह सच सुनना चाहते थे, जो सिर्फ राहुल जानता था, क्योंकि वही उन जंगलों में गया था और उसी ने ना जाने क्यों वहाँ से भागने को कहा था। पापा, आप सच जानना चाहते हैं ना? राहुल फिर से रहस्यमय ढंग से बोला। हाँ बेटा बोलो, हम सब जानना चाहते हैं सच। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा उन जंगलों में और हमें भागने को क्यों कहा? और जब से आए हो बुत की तरह चुप क्यों बैठे हो? संग्राम सिंह ने पूछा। वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं राहुल का पाला उन झाड़ियों में किसी जंगली जानवर से हुआ होगा, लेकिन राहुल ने जब अपना मुंह खोला वो शायद किसी और बात की तरफ इशारा करने लगा था। मम्मी आप सही थी, उसने रूखी आवाज़ में धीरे से कहा। मम्मी सही थी? मतलब क्या सही थी? क्या हुआ, साफ शब्दों में कहो। संग्राम सिंह गुर्राए। मम्मी आप सही थी, राहुल ने लटका रखी थी। राहुल की बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था, अब भी ये एक सवाल बन के रह गया था सबके सामने, जिसका जवाब राहुल ही दे सकता था। सबका ध्यान राहुल की बातों में इस कदर उलझ रहा था कि जैसे वो अपने साथ हुए हादसे और एक्सीडेंट को भूल चुके थे, कुछ पल के लिए ही सही।